हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं और मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ लाने वाला हूं जिसमें कि हम लगभग सारे चैप्टर कवर करने वाले हैं वन बाय वन। तो चैप्टर फर्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन आंसर फर्स्ट हम देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्सेज इज आयरन ओर। मतलब आयरन ओर की बात करें तो आयरन ओर किस टाइप का रिसोर्स है हमारे पास। तो देखो, रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं, एक होता है रीन्यूएबल रिसोर्सेज, दूसरा होता है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। तो जो हमारा आयरन ओर है वो क्या है, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज है। अब बात कर लेते हैं नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज की। तो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते क्या है, तो ऐसे रिसोर्सेज जो कि लिमिटेड है, ऐसे रिसोर्सेज जो कि लिमिटेड है, जो एग्जॉस्टिबल है, मीन्स अगर हम उसे डे बाई डे यूज करते आ रहे हैं तो एक न एक टाइम पे आने के बाद क्या होगा, वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी है। और हम अगर बात करें नॉन रिन्यूएबल की तो कुछ पॉइंट्स मेंशन कर रखे हैं, जैसे एग्जांपल है कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्सेज टाइडल एनर्जी कैन नॉट पुट। अगर मैं बात करूँ टाइडल एनर्जी की, तो टाइडल एनर्जी को मैं इसमें से किस में नहीं रख सकता, किस में शामिल नहीं कर सकता। तो ऑप्शन हमारा ए है रिप्लेनिशबल। ओके, तो रिप्लेनिशबल होता क्या है, जरा इसकी बात कर लेते हैं। तो रिप्लेनिशबल का मतलब क्या है कि ऐसा रिसोर्स है जिसको हम वापस से उसको गेन कर सकते हैं, वापस से जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ वाटर की, विंड की, प्लांट की, तो ये सब क्या है। वाटर की बात करूँ तो वाटर मैं यूज करता हूँ तो वापस वो रेन साइकिल के थ्रू हमारे पास वापस मिल जाता है। ठीक है, विंड, प्लांट्स, ये सब क्या है, ये सब के सब ये सब के सब क्या है, हम एक न एक टाइम पे इसे फिर से वापस रीजनरेट कर सकते हैं। मीन्स ये इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो कि लिमिटेड नहीं है, हम इसे अगेन गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। ओके, सो पंजाब में जो मेन कारण है लैंड डिग्रेडेशन का वो क्या है, तो ऑप्शन हमारा बी है ओवर इरिगेशन। ओके, ओवर इरिगेशन होता क्या है, तो देखो अगर हम बात करें इरिगेशन की, तो इरिगेशन मतलब है कि किसी भी फील्ड के अंदर, किसी भी क्रॉप के अंदर पानी देना कंटिन्यूसली, इरिगेशन। तो अगर हम एक पीरियड ऑफ टाइम पे पानी दे रहे हैं तो ओवर इरिगेशन नहीं कहलाएगा, लेकिन अगर हम कंटिन्यूसली अगर पानी दे रहे हैं तो क्या होगा, वाटर ज़्यादा होने का वो ओवर इरिगेट होगा और इसकी वजह से लैंड डिग्रेड होगा। ठीक है, सॉइल जो होगा वो डिग्रेड होना स्टार्ट होगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस्ड। मतलब कि इनमें से कौन सा स्टेट है जहाँ पे टेरेस कल्टीवेशन या टेरेस फार्मिंग की जाती है। ठीक है, टेरेस हमारा ये टेरेस फार्मिंग की जाती है। ऑप्शन डी है हमारा उत्तराखंड। देखो, टेरेस फार्मिंग क्या होता है, टेरेस का मतलब होता है एक सीढ़ी टाइप का स्ट्रक्चर, सीढ़ी। तो टेरेस फार्मिंग क्या है, ये एक प्रोसीजर है जो कि हम करते हैं क्या, हिल एरिया में। ठीक है, so procedure of creating steps on terrace on mountain mainly in hill areas। मैं आपको इसका फिगर दिखाता हूँ, पिक्चर जो हमारे पास है। ठीक है, तो ये कोई माउंटेन एरिया है, तो देखो यहाँ पे क्या है, सपोज ये जो हमने मैकेनिज्म यहाँ पे यूज किया है वो है एक टेरेस हमने बनाया है, यहाँ पे स्टेप्स वन बाई वन स्टेप्स बना रखे हैं, तो इसे ही बोलते हैं हम टेरेस फार्मिंग। और इसके ऊपर हमने क्रॉप उगा रखा है। तो सपोज अगर ये टेरेस का कॉन्सेप्ट नहीं हम यूज़ करते हैं तो क्या होगा, जैसे बारिश आ रही है तो बारिश आएगी तो क्या होगा, जितने भी बारिश होगी तो क्या होगा, पूरा स्लोप होगा। ठीक है, जैसे बारिश आएगी तो क्या होगा, जितने भी पानी होंगे सब के सब नीचे आएंगे और नीचे आने के साथ क्या होगा, जितने भी सॉइल है सबको बहा के ले जाएंगे, तो बहा के ले जाएंगे तो नीचे यहाँ पे इकट्ठा कर देंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे जो ऊपर जो है वो ऊपर सबसे ज़्यादा सॉइल जो हो, सॉइल जो वेस्ट होगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा सॉइल जो यहाँ से निकल के सीधा नीचे आ जाएंगे। ठीक है, और जितने भी क्रॉप हमने यहाँ उगा रखे हैं वो सब ग्रो नहीं कर पाएंगे। ओके, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम ये स्टेप बना रहे हैं। इससे क्या होगा, जब वाटर यहाँ पे आएगा तो वाटर यहाँ से यहाँ आएगा तो क्या होगा, वाटर यहाँ पर आने के बाद जो ये प्लेन दिख रहा है इतना सा, ठीक है, यहाँ पे ठहर जाएगा या थोड़ा बहुत सॉइल आते भी है तो यहाँ पे जाकर रुकेगा। इसके बाद कुछ बचते हैं तो फिर ये इसके ऊपर आता है, यहाँ वाले और आता भी तो यहाँ पर नीचे आएगा।
मेनली आएगा नहीं, बिकॉज क्या है हमने यहाँ पे इसको देखो तो एक प्लेन बना रखा है हमने यहाँ पे, ठीक है। तो इसके हेल्प से क्या होता है, हम सॉइल डिग्रेड होने से काफ़ी हद तक बचा सकते हैं, और ये काफ़ी इफेक्टिव तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ब्लैक सॉइल इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड। इनमें से कौन से स्टेट है जहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलते हैं। ब्लैक सॉइल जो है वो महाराष्ट्र में मिलता है। ब्लैक सॉइल जो है महाराष्ट्र के अलावा कहाँ मिलता है, गुजरात, ओके। ब्लैक सॉइल जो होता है वो हेल्पफुल होता है कॉटन की क्रॉप करने के लिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जहाँ पे आपको 30 वर्ड में आंसर करने हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स, ओके। सो क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, नेम 3 स्टेट्स हैविंग ब्लैक सॉइल एंड द क्रॉप विच इज़ मेनली ग्रोन इन इट। हमें ऐसे 3 स्टेट्स के नाम बताने हैं जहाँ पर ब्लैक सॉइल फाउंड होता है, और उसमें ऐसे ऐसे कौन कौन सी फसलें बताती हैं। तो 3 की बात करें तो महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है। तो ऐसे स्टेट है जहाँ पर क्या होता है, ब्लैक सॉइल फाउंड होता है। ब्लैक सॉइल की बात करें इसमें कौन से क्रॉप होते हैं बेसिकली, तो कॉटन है, कॉटन आर मेनली ग्रोन इन ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द रिवर डेल्टास ऑफ ईस्टर्न कोस्ट। डेल्टा क्या होता है, तो डेल्टा एक ट्राइंगल टाइप का स्ट्रक्चर बनता है रिवर के अराउंड। सो डेल्टा या क्या पूछ रहे हैं कि किस टाइप के सॉइल फाउंड होते हैं रिवर डेल्टा के पास इन ईस्टर्न कोस्ट। 3 मेन फीचर बताने हमें इस सॉइल के। सबसे पहले बात कर लें अलुवल सॉइल। अलुवल सॉइल इज फाउंड इन द रिवर डेल्टा ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट। तो अलुवल सॉइल हमारे फाउंड हो जाते हैं। अलुवल सॉइल्स आर डिपोजिटेड बाय सरफेस वाटर। हम फीचर्स की बात कर लें तो फीचर्स क्या क्या है, अलुवल सॉइल के फीचर्स क्या क्या है। तो देखो यहाँ पे क्या है, अलुवल सॉइल आर वेरी फर्टाइल, ये जो होते हैं काफ़ी फर्टाइल होते हैं। इसके बाद बात कर लें देयर आइडियल फॉर ग्रोइंग पैडी शुगर केन एंड वीट। जो पैडी बोले तो धान, शुगर केन एंड वीट के लिए ये काफ़ी आइडियल है, काफ़ी इसके अंदर जो है हम हेल्पफुल कह सकते हैं, काफ़ी हेल्प करता है उसे ग्रो करने में, उसके लिए आइडियल सिचुएशन है। द रीजन ऑफ एलेबल सॉइल आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। अब देखो जहाँ पर एलेबल सॉइल होंगे वहाँ पर वहाँ पर जाहिर सी बात है कि वहाँ पर क्या होगा, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि लोग चाहेंगे वहाँ पे रहना और वहाँ पे रह करके, और एक ऐसी जगह पे जहाँ पे अगर हम वीट उगा पाते हैं, शुगर केन उगा पाते हैं, पैडी ग्रो कर पाते हैं, तो ये एक रहने के लिए भी, इंसान के लिए भी एक आइडियल कंडीशन होगी, तो पॉपुलेशन भी जाहिर सी बात है वहाँ पे ज़्यादा होगी। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल इरोजन इन द हिली एरियाज। तो जो हिल एरिया होते हैं वहाँ पे सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या क्या स्टेप ले सकते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। तो इन हिल एरियाज सॉइल इरोजन कैन बी कंट्रोल बाय प्लगिंग अक्रॉस काउंटर लाइन मेकिंग यूज ऑफ टेरेस फार्मिंग। जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा कि अगर हम टेरेस फार्मिंग की बात करें तो माउंटेन एरिया में टेरेस फार्मिंग जो है काफ़ी एक्टिव टेक्निक है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सॉइल इरोजन होने से बचा सकते हैं। अब सॉइल इरोजन किस किस कारण हो सकता है, तो एक है विंड के कारण, अगर विंड चलती है तेज तो इससे कारण भी सॉइल इरोजन हो सकता है। नेक्स्ट है वाटर, और वाटर की बात करें तो स्लोप से वाटर नीचे रेन के थ्रू और नीचे की तरफ आता है, तो इस केस में क्या हुआ, यहाँ पर सॉइल इरोजन होगा। तो अगर हम टेरेस फार्मिंग की बात करें तो एक इफेक्टिव तरीका है और हमारे पास, जिससे कि हम सॉइल इरोजन को टोटली बचा सकते हैं। इसके अलावा अदर मेथड्स हमारे पास हैं जिससे कि सॉइल इरोजन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है वाटर बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। तो बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बायोटिक रिसोर्सेज क्या हैं, जो कि हमें मिलते हैं, जो हमें प्राप्त होते हैं बायोस्फीयर से। रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज। तो बेसिकली बात करें तो जो बायोटिक रिसोर्सेज हैं उसके अंदर आके एनिमल, प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब लिविंग थिंग्स है। तो ऑल द लिविंग थिंग्स कम्स अंडर बायोटिक रिसोर्सेज। एंड अबायोटिक की बात करूँ तो अबायोटिक जो है वो क्या है, विच आर कम्पोज ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। जो नॉन लिविंग थिंग्स से बने हैं वो क्या है, हमारे अबायोटिक रिसोर्सेज। एग्जाम्पल की बात करें तो वाटर है, मिनरल्स हैं, मेटल, विंड, सोलर एनर्जी एक्सेट्रा। सो ऑल दीज थिंग्स आर अबायोटिक रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अब यहाँ पे क्या देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 120 वर्ड्स। यहाँ पे हमें 120 वर्ड्स में क्वेश्चन आंसर करने हैं।
Explain land use pattern in India and why has the land under forest not increased much since 1960 to 1960। तो जो हमारा जो एक इंडिया के अंदर पैटर्न है लैंड यूज़ का, या बात करें अगर हम 1960 से 1968 के बाद, तो जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट हमारा इंक्रीज नहीं हो पा रहा है। तो कारण कैसे है पीछे, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। सो लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया आर प्राइमरली डिवाइडेड इनटू एग्रीकल्चर लैंड, फॉरेस्ट लैंड एंड लैंड फॉर पार्शियल एंड ग्रेजिंग। देखो, तो अगर मैं इंडिया में लैंड की बात करूँ तो मेरे लिए डिवाइडेड किस किस में है। एक तो हमारा एग्रीकल्चर हो गया, ऐसे लैंड जहाँ पे एग्रीकल्चर होते हैं, मतलब प्लेन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट लैंड हमारे पास है। फिर हैं जो ग्रेजिंग की बात करूँ, ग्रेजिंग वगैरह जो होते हैं, घास के मैदान है वहाँ पे, ठीक है, वेस्ट लैंड। तो ये सारे जो हैं ये मेनली क्या है कि लैंड के टाइप्स हमारे इंडिया के लिए। वेस्ट लैंड इंक्लूड्स रॉकी एरिड एंड डिजर्ट एरियाज एंड लैंड यूज फॉर अनदर नॉन एग्रीकल्चर पर्पज सच एज हाउसिंग, रोड्स एंड इंडस्ट्री। तो बाकी जो हमारा, एक तो ये हमारा क्या है, ये जो है हमारा एक तरह से कह सकते हैं एग्रीकल्चर पर्पज से भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कि नॉन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की बात करें हम, तो ये हाउसिंग हो गया, रोड्स एंड इंडस्ट्री। अब क्या होगा कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, इन सब की जैसे कि हाउसिंग हो गया, रोड्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, इन सब की डिमांड बढ़ेगी। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा अल्टीमेटली क्या होगा कि जो फूड प्रोडक्शन है, हाउसिंग है, ये सब की सब डिमांड बढ़ती जाएगी। तो मैं डाटा की बात करूँ तो अब इस डाटा में देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, रिसेंट डाटा अबाउट 54% ऑफ टोटल लैंड एरिया इज कल्टिवेबल और फेलोज, 25.5 इज कवर्ड बाई फॉरेस्ट एंड 3.45 इज यूज फॉर ग्रेजिंग। ओके, तो बात की जो हमारे पास 54% लैंड है, वो 50% वो लैंड ही कल्टिवेबल है, जहाँ हम फसल बड़ा क्रॉप उगा सकते हैं, ठीक है। 22.5% जो है सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट है, और वहीं 3.45% जो हमारा ग्रेजिंग के लिए, जो घास का मैदान है वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ग्रेजिंग, ठीक है। बाकी जो बचते हैं वो सब क्या है, वेस्ट लैंड है। वेस्ट लैंड की बात करें, वेस्ट लैंड में हम अभी डिस्कस है, वेस्ट लैंड है क्या चीज़, ठीक है। वेस्ट लैंड इंक्लूड रॉकी एरिया एंड डिजर्ट एरियाज, सो ये सब वेस्ट लैंड में आ जाते हैं। सो विद टेरेस ऑफ मिसलेनियस कल्टिवेशन, तो बाकी जो बचते हैं वो क्या है, इसके अंदर बाकी मिसलेनियस कल्टिवेशन वगैरह होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 1960 से 1961 की, मीन्स पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, तो यहाँ पे क्या हुआ है, लैंड जो है फॉरेस्ट लैंड वो इंक्रीज नहीं हुई है, वो डिक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ डिमांड फॉर मोर लैंड्स फॉर ह्यूमन बींग्स फॉर देयर बेसिक नीड्स लाइक एग्रीकल्चर, होम, इंडस्ट्रीज एटसेट्रा। So to expand agriculture mainly after green revolution, development works and infrastructure facilities led to clearance of forest areas। तो फॉरेस्ट एरिया क्लियर होने के कारण मेनली जो हम बात कर रहे थे, जो ग्रीन रिवोल्यूशन है, जहाँ पे हमने मतलब कि फूड प्रोडक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया था। फिर डेवलपमेंट वर्क्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो ये सब के सब क्या है, ये सब के सब मेनली रीजन है क्लियरेंस ऑफ फॉरेस्ट एरिया। ये सब की रिक्वायरमेंट होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि फॉरेस्ट जो है वो एरिया कम होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, so also decrease the forest area। So this land under forest has increased by only about 4%। So अगर मैं बात करूँ 1960 to 1961 only 4% जो है वो हमारा इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाउ हैव टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट लेड टू मोर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज। डे बाई डे क्या होता है, टेक्निकल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होते हैं, तो उसके कारण जो हमारा कंजप्शन रिसोर्सेज का वो कैसे होता है। तो एक लिखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर बात करो टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की, ठीक है। तो टेक्निकल मीन्स कि हम पहले टेक्नोलॉजी का यूज़ करते थे, अभी टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं। अगर मैं बात करूँ एग्रीकल्चर के अंदर, तो एग्रीकल्चर में हमने क्या किया, टेक्नोलॉजी नए लाना स्टार्ट कर दिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ठीक है। सो ये सब क्या हो रहा है, इन सब के कारण जो हमारा कंजप्शन है रिसोर्सेज का वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अब इसके जो फैक्टर्स हैं मेन, वो फैक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं क्या है। तो टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हैड लेड टू मोर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज ऑन अकाउंट ऑफ द वेरियस फैक्टर्स सच एज, फर्स्ट है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट प्रोवाइड सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट, जैसे कि बात करें हमने कि एग्रीकल्चर के अंदर भी हमने काफ़ी कुछ ज़्यादा जो है वो टेक्नोलॉजी वगैरह ला दिया है, तो उससे क्या हो रहा है, उससे हमारा जो प्रोडक्शन वो इंक्रीज हुआ है। सो एज एज प्रोडक्शन इंक्रीज अल्टीमेटली लीडिंग टू कंजप्शन ऑफ मोर रिसोर्सेज।
इसके बाद बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑल्सो लीड्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर टेक्नोलॉजी वगैरह आएगी तो क्या होगा, अल्टीमेटली इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। सो व्हेन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री राइजेस द नीड ऑफ पीपल ऑल्सो राइजेस। तो जाहिर सी बात है कि अगर इकोनॉमिक कंडीशन सबकी सही होती है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रिक्वायरमेंट जो होती है पीपल की वो भी बढ़ने लग जाती है। ठीक है, पहले किसी के पास अगर पैसे कम है तो वो उसे कुछ चीज़ें लेने के लिए सोचना पड़ेगा, लेकिन अगर मनी उसके पास है, इकोनॉमिकली अगर वो डेवलप्ड है, तो वो उसकी जो डिमांड है वो क्या होगा, और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जब बढ़ेगा तो क्या होगा, ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करेगा। ठीक है, किसी को घर चाहिए होगा, किसी को कुछ चाहिए होगा, तो उसके लिए क्या होगा, या लैंड चाहिए तो उसके लिए फॉरेस्ट की तरफ वो नहीं जाएगा, बल्कि फॉरेस्ट काट के उसे कुछ ना कुछ उसके अंदर अपना चीज़ें ढूंढेगा, जिससे कि वो कल्टीवेटर बना सके, या फिर उसके अंदर उस फॉरेस्ट को हटा करके वहाँ पर कुछ इंडस्ट्री लगा सके। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो भी क्या है, एक रिजल्ट, इसके रिजल्ट मतलब ये भी क्या है, एक कारण है कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज का। ठीक है, इसके बाद बात करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो प्रोवाइड्स फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी।